कैसे हैं आप लोग। आप सभी का द कोचिंग क्लासेस सब चैनल पर स्वागत है। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मोशन इन वन डायमेंशन मोशन पढ़े थे। जैसे कौन सी मोशन होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल क्या करता है, लीनियर मोशन करता है। और अब हम आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन इन टू डायमेंशन, अर्थात दो डायमेंशन में कैसे मोशन होती है। जैसे मैं कह दूं कि कोई फुटबॉल खिलाड़ी है, कोई फुटबॉल खिलाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट में चल रहा हूं तो मैं कितने डायमेंशन में चल सकता हूं। अगर मैं एक सीधी रेखा में चल रहा हूं, एक लीनियर पाथ पकड़ रहा हूं, तो मेरी मोशन कितनी होगी। कल मैंने बताया था कि वन डायमेंशन मोशन कैसी होती है, जैसे लीनियर मोशन, अर्थात कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी एक ही लाइन पे चले तो कौन सी मोशन होगी, वन डायमेंशन। लेकिन अब वो राइट मुड़ना चाहे, लेफ्ट मुड़ना चाहे, तो तुमको पता है कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, अर्थात उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। हमने बताया था कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई और जेड। अब चूंकि राइट मुड़ेगा या लेफ्ट मुड़ेगा तो कौन से कोऑर्डिनेट बदलेगा, एक कोऑर्डिनेट और उसका चेंज हो जाएगा। पहले अगर एक्स पे चल रहा था तो अब उसको किस पे चलना पड़ेगा, वाई पर चलना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि इस बुक पे ये ऑब्जेक्ट चल रहा था और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम कह देंगे इसका कोई भी नाम रख सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। अब इसको मुड़ना है इधर लेफ्ट, तो कैसे मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ना होगा तो लेफ्ट से मुड़ेगा, या राइट मुड़ना होगा तब भी मुड़ने पड़ेगा। अब किसमें मुड़ना, वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब कोई जब ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे चले, जिग जैग नहीं सॉरी जब कोई ऑब्जेक्ट क्या चले, टेढ़ा मेढ़ा चलता रहे, तो हम क्या कहते हैं कि वो कौन सा मोशन कर रहा है, टू डायमेंशन में, अर्थात उसके टू कोऑर्डिनेट या दोनों कोऑर्डिनेट लगातार बदल रहे हैं। जैसे मोशन इन टू डायमेंशंस, मोशन इन टू डायमेंशंस, अर्थात जैसे कोई फुटबॉल खिलाड़ी क्या खेल रहा, मैंने डायरेक्शन बनानी बताई थी, क्या बनाएंगे, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। जेड बनाना बताया था कि जेड अंदर या बाहर होता है, तो इसको बनाने के लिए तरीका सुझाया गया था। लेकिन अभी हमको केवल टू डायमेंशन में दिखाना है, जिसमें केवल कितने कोऑर्डिनेट बदले। तो चूंकि लीनियर मोशन या वन डायमेंशन में कितना कोऑर्डिनेट बदलता था, एक, चाहे वो एक्स बदले या वाई बदले या जेड बदले, वो किसी में हमने कहा था कि जिधर वो एक लीनियर चलता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, जिधर से भी शुरुआत करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है, या हम चल रहे हैं, कैसे मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे, तो किसमें चल रहा है, क्योंकि इसको ओरिजिन मानते हैं, 0, 0। अब मैंने इसका नाम दे दिया इधर +1 2 3 4, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 1 2 3 4। अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया तो कैसे जा रहा है, सबको पता। अगर मान लीजिए पहले वो एक्स में कितना गया, 1 गया, वाई में भी कितना गया, 1 गया, मैं कह दूं उस समय ये यहाँ पे पहुंचा चलते हुए, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे वो कितना चला, इसकी देखने के लिए शर्त ये है कि हम इस पे परपेंडिकुलर इसको ऐसे मिला देंगे। तो एक्स पे कितना चला इस समय, 1 चला है। वाई पर भी कितना चला है, बोलो, वाई पर भी कितना चला, 1 चला। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा। और आगे चलता गया। अब यहाँ पे पहुंचा तो हमने ऐसे मिला के देख लिया, और एक्स पे भी देखने के लिए एक्स पे कितना चला तो यहाँ भी मिला लिए, कितना चला, 2 चला। तो एक्स वाई, एक्स पे 1, वाई पे 1, एक्स पे 2, वाई पे 2। इस प्रकार देख रहे हैं, इसके लगातार जब भी ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इसके कितने कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, 2 बदल रहे हैं, अर्थात एक्स पे भी चल रहा है और वाई पे भी चल रहा है। जैसे कोई फुटबॉल खिलाड़ी क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो उसका क्या बदलेगा, एक्स पे भी लगातार चलता रहेगा और वाई पर भी चलता रहेगा। ये ऐसे नहीं, इसका अगर ऐसे भी मन है, ये ऐसे चल रहा है, तभी पता चल रहा क्या, इसके 2 कोऑर्डिनेट बदल रहे, एक्स और वाई। अभी ये ऐसे चलता रहा टेढ़ा मेढ़ा, अब उड़ना चालू कर दे, तब इसका जेड भी बदल सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो। इसका मतलब जब भी कोई चीज प्लेन पे चलती है, प्लेन मतलब मैदान है, मैदान भी क्या प्लेन, उस पर कोई खिलाड़ी खेल रहा है या गाड़ियां चल रही, तो कितने डायमेंशन में चल सकती हैं, 2। तो इसलिए प्लेन मोशन को भी क्या कहते हैं, मोशन टू डायमेंशन को क्या कहते हैं, मोशन इन प्लेन, अर्थात 2 डायमेंशन मोशन कहाँ हो सकती है, प्लेन में। जहां भी प्लेन है, प्लेन पर 2 मोशन हो सकती है। अच्छा, एक वायर में
डायमेंशन मोशन क्यों नहीं हो सकती? ये मैंने इस वायर को लिया, मैं कहता हूँ इस पे 2 डायमेंशन मोशन करना चाहूँ तो हो सकता है? असंभव है। क्यों? क्योंकि अगर इस पे किसी ऑब्जेक्ट को चलाया जाए बट तो एक ही लाइन पे चल सकता है, वो ना तो राइट मुड़ सकता है ना लेफ्ट। मुड़ना चाहेगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसलिए किसी भी इस पे कौन सी मोशन हो सकती थी? केवल लीनियर। कोई कीड़ा चलता चला जाए तो कितने डायमेंशन में जाएगा? केवल एक। और कौन सी? चाहे इसको एक्स मानो या वाई, तो इसकी एक ही डायमेंशन लगातार एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। वो कौन सा चेंज होगा? एक्स। इसलिए ये कोई भी कीड़ा जब एक ही लीनियर में चलता है, लीनियर मोशन कौन सी होती है? 1 डायमेंशन। लेकिन अब इसमें मुड़ना चाहे तो नहीं मुड़ सकता, इसलिए मैं एक प्लेन लेता हूँ। ये क्या है? प्लेन क्या होती है? जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों हो। अब इस पे कोई कीड़ा चलना चाहे या कोई फुटबॉल कोई खिलाड़ी इस पे या हम लोग चलना चाहे तो कैसे चल सकते हैं? एक्स में भी जा सकते हैं, वाई में, राइट और लेफ्ट मुड़ सकते हैं। अर्थात जहाँ प्लेन होता है वहां पे कितने मोशन होती है? 2 डायमेंशन हो सकती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। इसके कितने कोऑर्डिनेट बदलते हैं? 2 कोऑर्डिनेट चेंज। 2 कोऑर्डिनेट चेंज। इसके कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं? 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं और उसमें एक चेंज होता है। इसके बाद अब आता है मोशन इन 3 डायमेंशन। थर्ड कौन सा हो जाएगा? मोशन इन 3 डायमेंशन। कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशन। 3 कौन सी हो जाएंगे? जैसे मैं कह दूं कि जो है किसी मूवी का जो है ऋतिक रोशन को ले लीजिए, किस मूवी में पहले वो करने के लिए कैसे? मान लीजिए एक ही लाइन में चलते जा रहे हैं, रेक्टिलिनियर, सीधे दौड़ते दौड़ते गए, फिर वो क्या मुड़ने लगे? एक्स की जगह फिर वाई मुड़ने लगे, दाहिने मुड़े, बाएं मुड़े। अब उनकी मोशन कैसी हो गई? 2 डायमेंशन हो गई। पहले जब सीधा जा रहे थे तो कौन सी थी? 1 डायमेंशन। राइट और लेफ्ट मुड़ना चालू किए तो कितनी हो गई? 2 डायमेंशन। उसके बाद अचानक से वो क्या किए? ऊपर उड़ गए। अब बताओ कितनी डायमेंशन मोशन हो गई? 3। क्यों? क्योंकि पहले उनका कितना बदला? एक्स बदला, फिर कितना बदला? वाई भी बदलने लगा, एक्स वाई दोनों बदले, फिर उड़ना चालू कर दे तो कौन सा हो गया? 3 डायमेंशन। जैसे रॉकेट, पहले रॉकेट कैसे चल, मान लीजिए एक ही डायमेंशन में चल रहा, फिर उड़ना चालू कर दे तो कितनी डायमेंशन हो गई? 2। या कोई पक्षी आकाश में अगर उड़ रहा है तो कितने बदल सकता है? देखो वो एक्स में भी जाना चाहे एक्स में जा सकता है, वाई में जाना चाहे वाई में भी जा सकता है, और जेड में भी जाना चाहे तो जेड में भी। 3 डायमेंशन बदल सकती। तो 3 डायमेंशन बदलने का शर्त क्या है? कि आकाश में कोई चीज है तो अपने तीनों कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकता है। प्लेन में है तो उसके दो कोऑर्डिनेट बदल सकते हैं, और किसी तार पे है तो कितने कोऑर्डिनेट बदल पाएगा? एक। तो अगर सिंगल तार पे चल रहा है तो लीनियर मोशन करेगा, 1 डायमेंशन मोशन करेगा। प्लेन में है तो 2 डायमेंशन मोशन कर सकता है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बदल सकते हैं। लेकिन कोई चीज आकाश में है तो फ्री है कितने डायमेंशन मोशन करने के लिए? वो अपने तीनों कोऑर्डिनेट बदल सकता है। ऐसे चल रहा, एक्स बदल रहा, और ऐसे चलने लगा, ऐसे चल रहा, एक्स बदल रहा, ऐसे चलने लगा, वाई बदलने लगा, और अब ऐसे चलने लगा तो जेड बदलने लगा। अर्थात कोई चीज आकाश में अगर उड़ रहा पक्षी जिग जैग मोशन जब करता है तो उसके कितने कोऑर्डिनेट बदलते हैं? 3 कोऑर्डिनेट बदलते हैं। तो उसको कौन सा मोशन कहा जाता है? 3 डायमेंशन मोशन। कौन सी होती है? 3 डायमेंशन। अर्थात इसमें हम कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं? इसके कितने कोऑर्डिनेट बदलते हैं? देयर आर 3 कोऑर्डिनेट। कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? कोऑर्डिनेट चेंज। इसके कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं? तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं? रॉकेट, जेट, बर्ड, पक्षी, ये सब कितने मोशन करते हैं? ये सब सारे मोशन कैसे होते हैं? जिग जैग होते हैं। कैसे होते हैं? जिग टेढ़े मेढ़े, आकाश में ऊपर नीचे, एक्स वाई और जेड, ये अपने तीनों कोऑर्डिनेट बदलता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोशन इन 3 डायमेंशन। अब हम लोग सारे मोशंस के पढ़ चुके हैं। मोशन कितने हो सकता है? एक्स वाई और जेड तीनों होते हैं। उसके पहले हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़े थे? मोशन गति के कितने प्रकार होते हैं? हमने कौन कौन से पढ़ा था? सबसे पहले लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था, जिसमें क्या होता था कि रेखीय या रैखिक गति, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक ही पाथ पे चलता रहता है। मैंने दोनों डिफरेंस बता दिया था कि जब कोई पार्टिकल लेते हैं तो लीनियर करता है, और अगर कोई रिजिड पिंड या ठोस बॉडी ले लेते हैं, दृढ़ पिंड, तो उसको कौन सी गति मान लेते हैं? रैखिक मान लेते हैं, ट्रांसलेटरी मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा मोशन हम लोगों ने कौन सा लिया था? सर्कुलर मोशन ले लिया था। सर्कुलर में हमने रोटेशनल भी जोड़ लिया था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। मैंने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट की पहली प्रॉपर्टी यही होती है
क्या होती कि वो एक सीधी रेखा में ही गति करना चाहता है। जब आपको जो है अगला चैप्टर फोर्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे, मतलब जड़त्व का नियम जो गैलीलियो ने दिया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि वो अगर एक ही पोजीशन में मोशन कर रहा है सीधी रेखा में तो वैसे ही करता रहेगा। वो अपनी डायरेक्शन कब बदलेगा, जब उस पर कोई फोर्स लगाया जाए। वो रुकेगा कब, जब उस पर कोई फोर्स लगा के उसको रोका जाए। वो ऐसे रुक भी नहीं सकता, अगर वो रुका हुआ है तो चल भी नहीं सकता जब तक फोर्स ना लगाया जाए। इसलिए सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या देखते हैं कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट लगातार वो अपनी क्या बदलता रहता है, डायरेक्शन। चूंकि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन स्वयं नहीं बदल सकता है। बदलेगा कब, जब उस पर कोई बाहरी फोर्स लगा हो। तो हम वहां देखते थे कि कोई आउट ऑफ फोर्स लगा हुआ होता था जो उसकी लगातार डायरेक्शन को क्या करता रहता था, बदलता रहता था। जैसे सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि अगर मैं सबने देखा होगा कि गांव लोग पतंग पकड़ने के लिए बच्चे क्या करते हैं, एक ढीले में धागे को बांधते हैं और फिर उसको ऐसे घुमाते रहते हैं। इसका मतलब जब मैं धागे में ढीला बांधता हूं और घुमाता हूं तो देखता हूं इसके चारों ओर वो फिक्स डायरेक्शंस में, मान लीजिए मैंने 3 मीटर का धागा लिया, मैं उतने में ही घुमा रहा हूं तो कितने मीटर में घूमेगा, 3 मीटर में घूमेगा, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता और उतने में ही वो सर्कुलर पाथ बना के क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। तो इस मोशन को हम कौन सा मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। लेकिन जैसे ही मैं उस ढीले को, लड़के क्या देखते हैं कि ऊपर पतंग देखे कि मंझा टूटता हुआ जा रहा है, फिर उसको पहले ऐसे घुमाए, सर्कुलर मोशन कराए। जब वो एक अच्छी मोशन प्राप्त कर लेता फिर उसको क्या धागे को देकर ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे ही, क्योंकि हम पहले क्या दिए होते आउट ऑफ फोर्स, बाहरी फोर्स, यही फोर्स हमको क्या कर रहा था, इसको घुमाने में काम कर रहा था। जैसे हमने इस फोर्स को हटाया उसने भी अपना सर्कुलर पाथ को क्या किया, छोड़ दिया। वो अपनी उस वृत्तीय गति को क्या करता है, छोड़ देता है। कैसी मोशन करेगा, लीनियर। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन कब करेगा, जब उसमें आउट ऑफ फोर्स लगाओ। वहां पे जैसे ही हम आउट ऑफ फोर्स हटाते हैं वो ढीला धागे के साथ क्या करता है, लीनियर मोशन करता है, वो ऊपर चला जाता है। बात समझ में। ऐसे ही जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो चक्कर क्यों लगाते रहते हैं, क्योंकि वहां ग्रेविटी काम करती। वो ग्रेविटी क्या करती, वही आउट ऑफ फोर्स उनको अपने चारों तरफ घुमाने के लिए बाध्य करती रहती, जिससे सारे ग्रह क्या करते हैं, प्लैनेट्स जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अर्थ भी क्या करता है, मून को बाध्य कर देता है अपने चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, मोशन हो गए सारे। इसके बाद पहले दिन ही बताया गया था कि जो है नेचर में हम लोगों ने क्या सीखा था, फिजिक्स 2 वर्ड होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल वर्ड में मैंने बताया था कि जो है जितनी भी बाहरी चीजें इनको मेजर करने के लिए हमारे अंदर क्या होते हैं, सेंसर होते हैं। वो सेंसर्स या ज्ञानेंद्रियां हमारी कौन सी होती हैं, मैंने बताया था 5 सेंसर्स होते हैं जिनके द्वारा चीजों को मेजर करते हैं। फिर मेजर करने के लिए हमने कहा था ये सारी क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने बताया था, फिर उसके बाद बताया गया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और उनकी 7 क्या बनाई गई थी, फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई थी। अर्थात 7 मूल क्या बनाए गए थे, राशियां थी, और 7 मूल राशियों के कितने मात्रक बनाए गए थे, 7 मूल मात्रक बनाए गए थे। क्योंकि 7 कितने, तो उन राशियों, जैसे मैं कह दूं कि मुझे जो है यहाँ से क्या करना है कि 20 मीटर जाना है, तो मैं आराम से क्या करता हूँ, या मैं कह दूं मुझे 20 कदम चलना है। किसी ने कहा कि आप 20 कदम चलिए, तो मैं 20 कदम कैसे भी चल सकता हूँ, टेढ़ा चलूं कैसे भी चलूं, तो मैं उस 20 कदम चलने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं। मैं 20 कदम कैसे भी चल सकता हूँ, सीधा जाऊं, टेढ़ा जाऊं, घूमूं, ऐसे करूं, या मैं 2 ही 3 स्टेप में घूमता रहूं 20 कदम, तब भी हो जाएंगे। तो इसमें केवल मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, 20 कदम। 20 कदम मतलब क्या, जो 20 कदम मैं नाम ले रहा हूँ वो उसकी क्या हो गई, मैग्नीट्यूड, परिमाण हो गया। परिमाण इसका कितना हुआ, 20 कदम। लेकिन अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे जो है मार्केट जानी है, मार्केट जाके जो है क्या 5 किलो दाल लेनी है, तो 5 किलो दाल लेने में क्या, मुझे 5 केजी लेना, तो वो 5 केजी क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण हो गया, कितना, 5 केजी। फिर मैं कह दूं कि मैं जो है मुझे सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की पढ़ाई करनी है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, कितने घंटे कर रहा हूँ, 4 घंटे हो गए, वाकई पूरा होता जा रहा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन अब मैं कह दूं कि मुझे यहाँ मैंने किसी से कहा कि आप 5 किलोमीटर जाइए और अपने विद्यालय पहुंच जाएंगे, वो 5 किलोमीटर जाता है और विद्यालय नहीं पहुंचता। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि मैंने कहा और वो विद्यालय नहीं पहुंचा, इसका मतलब मेरा वाक्य क्या है, अधूरा है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा 5 किलोमीटर जाइए, आपका विद्यालय आ जाएगा। अब चूंकि उसका विद्यालय 5 किलोमीटर ईस्ट था और मैंने पूरा वाक्य नहीं बताया, मैंने कहा 5 किलोमीटर जाइए, वो ईस्ट की जगह किधर चला गया, वेस्ट चला गया।
तो वो विद्यालय की जगह ठेके पर पहुंच गया मधुशाला, तो इसका मतलब विद्यालय नहीं आया, मधुशाला पहुंचकर फोन कर रहा है कि हम तो मधुशाला आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या कि वाक्य हमारा अधूरा था। पहले मुझे 5 केजी चीनी लेनी थी, मैंने कहा कि जो है 5 केजी चीनी ले लीजिए, तो उसका वाक्य पूरा हो गया, वहां ऐसा कोई गलती नहीं हुई। मैंने कहा 7 से 11 बजे तक की आपको पढ़ना है, पढ़ता रहा बच्चा, उसमें भी वाक्य पूरा हो गया, 4 घंटे हुए, उस मैग्नीट्यूड से वाक्य पूरा हो रहा है। लेकिन अब जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको विद्यालय जाना है, 5 किलोमीटर पे आ जाएगा, लेकिन वो 5 किलोमीटर जाता विद्यालय नहीं आ रहा। अब देखो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, किसी में हमारी बात कह रहे थे पूरी हो जा रही थी, इसमें कह रहे हैं नहीं पूरी हुई, तो हमको इसमें क्या देना पड़ रहा है, 5 किलोमीटर मैंने कहा, तो 5 किलोमीटर हमारा मैग्नीट्यूड परिमाण हो गया, लेकिन परिमाण देने से क्या बात पूरी हुई, नहीं हुई। तो इसमें हमको एक चीज और देनी पड़ी, वो क्या देनी पड़ी, मैग्नीट्यूड के साथ हमको डायरेक्शंस भी देनी पड़ी। और जब मैंने डायरेक्शन बताई कि 5 किलोमीटर जो मैग्नीट्यूड है, जाना है 5 किलोमीटर, लेकिन उसके साथ आपको किधर जाना है, ईस्ट में जाना है, ना कि वेस्ट में। अब बच्चा जाता है ईस्ट में 5 किलोमीटर और वो कहाँ, विद्यालय पहुंच गया। इसका मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में हम क्या देखते हैं कि उनको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमको क्या, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। जैसे मुझे 5 केजी चीनी लेनी है, 2 किलो अरहर की दाल लेनी है, इसमें किसी भी डायरेक्शन की हमको जरूरत नहीं पड़ी। मैं कहता हूँ मुझे 7 से 11 बजे तक पढ़ना, 4 घंटे पढ़ना, मुझे इसमें भी किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे विद्यालय जाना है, मैं कहा आप सबको विद्यालय जाना है, अब इसमें मैंने 5 किलोमीटर कहा चले जाओ, तब बात नहीं पूरी हुई। वो 5 किलोमीटर गया, विद्यालय ना जाकर कहाँ पहुंच गया, अंग्रेजी ठेका देसी सरा मधुशाला पे पहुंच गया, बात पूरी नहीं हुई। तो इसका मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो क्या केवल मैग्नीट्यूड से ही क्या हो जा रही, पूरी हो जाती, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो केवल मैग्नीट्यूड से पूरी नहीं होती। उनको बताने के लिए, दर्शाने के लिए हमको क्या देनी पड़ती, डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा कि आप जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, दरवाजा खुल जाएगा। आप 5 न्यूटन क्या, 5 के बाद 6 किया, 7 किया, 5 न्यूटन से 10 न्यूटन तक की बल लगाने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। क्यों? क्योंकि दरवाजा खोलने के लिए आपको पुल करना पड़ता था, लेकिन आप दरवाजे मतलब खींचना पड़ता था, लेकिन आप दरवाजे को क्या कर रहे हैं, खींचने की बजाय बाहर की ओर धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। आप जोर लगाए जा रहे हैं, फिर आपको याद आ रहा है सर तो बताया था कि 5 न्यूटन पे खुल जा रहा है, तो 10 या 15 लगाए दे रहे हैं, पसीना पसीना हुआ जा रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब मैंने कहा कि मैंने कहा था लेकिन बात अधूरी है, आपको 5 न्यूटन का फोर्स बल लगाना है, लेकिन वो बल कहाँ की ओर लगाना है, अंदर की ओर लगाना है। अब आप जैसे ही 5 न्यूटन का फोर्स लगाए अंदर की ओर, दरवाजा खुल गया हमारा। इसका मतलब जो फोर्स है इसको भी डिनोट करने के लिए केवल 5 न्यूटन, मैंने मैग्नीट्यूड, 5 न्यूटन क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चला, इसके लिए मुझे और क्या देना पड़ा, डायरेक्शन देनी पड़ी कि 5 न्यूटन का अंदर की ओर आप लगाएंगे तभी दरवाजा खुलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो क्या होती हैं, जिनको दर्शाने के लिए हमको क्या मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लेना पड़ता है, और कुछ को दर्शाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने अभी टाइम को बताया, टाइम को दर्शाने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था, और मैं कह रहा हूँ कि केवल मैं चलता जा रहा हूँ, अभी मैं इसमें डिफरेंस बाद में बताता हूँ। फिर इसके बाद जैसे तो हम लोग आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, इनको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। अगर उस पर ना दिख रहा हो तो लिख लेना, ऊपर लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज। तो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मैंने देखो स्केल क्यों कहा कि मुझे 5 केजी चीनी लेनी, तो 5 क्या उसका स्केल, मैं कहूँ 5 से नहीं 10 लेनी, 10 क्या हो गया उसका स्केल हो गया, उसका स्केल में लगातार क्या रहा, बढ़ाता जा रहा। इसलिए पहली को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पहली कौन सी क्वांटिटीज होती है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, आदिश राशियां। कौन सी राशियां, आदिश। तो हिंदी में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या, आदिश, जिसमें दिशा नहीं, क्योंकि आ क्या होता है, विलोम शब्द होता है, जहां भी आ लग जाए वो उसका उल्टा होता है। दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं लेकिन राशि है। राशि मतलब मैग्नीट्यूड उसका है, परिमाण है। समय मैंने कहा 7 से 11 पढ़ना, 4 घंटे पढ़ना, तो 4 उसका परिमाण है, लेकिन उसमें कोई दिशा जरूरत हमको नहीं पड़ रही थी। बात समझ में। मैंने कहा कि जो है आज जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है, तो क्या किसी दिशा से मतलब नहीं है,
इसके अलावा जो ताप को भी व्यक्त करने के लिए क्या दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या इसमें क्या लिख सकते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी, विच फिजिकल क्वांटिटी which physical quantity whose description only magnitude no required डायरेक्शन, या रिक्वायर्ड हटाना तो हटा भी सकते हो, नो रिक्वायर्ड डायरेक्शन।